हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपने स्टार्टिंग में नाम देख के पता तो कर ही लिया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर की। तो हम रिसेंटली कश्मीर ट्रिप पे जाके आए थे और हमारा ट्रिप 8 डेज़ का था। तो मैं इस वीडियो में आपको एंटायर ट्रिप के बारे में बताऊँगा, इंक्लूडिंग कहाँ कैसे जाएँ, वहाँ पे क्या कहाँ रहना है, कैसे रहना है और कहाँ कहाँ पे घूमना है। तो इसका आपको A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कश्मीर ट्रिप के बारे में कि कैसे प्लान करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कश्मीर हम पहुँचे कैसे। तो जो आपका पहला डेस्टिनेशन होगा कश्मीर में, जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा आपका श्रीनगर। तो कश्मीर में जितना भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो सब श्रीनगर के आसपास ही है। तो आपका जो सेंटर पॉइंट होगा, पहला डेस्टिनेशन होगा, वो होगा श्रीनगर। श्रीनगर पहुंचने के 3 तरीके हैं। आप बाय एयर आ सकते हो, बाय रोड आ सकते हो या फिर आप ट्रेन से भी आ सकते हो। श्रीनगर एयरपोर्ट इंडिया के सभी मेजर सिटीज़ के एयरपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। तो आप कोई भी सिटी से डायरेक्ट श्रीनगर बाय एयर पहुंच सकते हो और ये श्रीनगर पहुंचने का सबसे आसान तरीका है। श्रीनगर बाय रोड भी वेल कनेक्टेड है। तो दिल्ली से श्रीनगर ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर्स है। तो आप दिल्ली से जम्मू होते हुए श्रीनगर बाय रोड भी पहुंच सकते हो। अगर आपको ट्रेन से आना है तो पहले आपको जम्मू तवी आना पड़ेगा। जम्मू तवी पूरे इंडिया से ट्रेनें आती है। नहीं तो आप उधमपुर स्टेशन तक भी आ सकते हो, यहाँ तक भी ट्रेनें आती है। उधमपुर से आपको बनिहाल जाना पड़ेगा। बनिहाल से श्रीनगर का आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। तो बनिहाल से श्रीनगर ट्रेनें चलती रहती है और ये मैं ट्रेन का चार्ट आपके सामने डाल रहा हूँ। तो आप यहाँ पे रेट वगैरह चेक कर सकते हो, ट्रेन का जो प्राइसेस है। हम लोग श्रीनगर फ़्लाइट से गए थे और जब हम श्रीनगर पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी। हमने पहले से ही हमारी एंटायर ट्रिप के लिए गाड़ी बुक कर लिया था यहाँ की एक लोकल रेंटल सर्विसेज से, जिनका नाम है कश्मीर कार रेंटल्स। तो हमने 9 डेज़ और 8 नाइट के लिए पूरा पैकेज बुक किया था। तो जिसमें हमारा टोटल चार्ज लगा 18,000। तो जिसमें एयरपोर्ट पिकअप और एयरपोर्ट ड्रॉप भी इंक्लूडेड था। तो हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमारे जो ड्राइवर भाई थे, तयासिर भाई, वो हमको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे खड़े थे। फिर हम एयरपोर्ट से सीधा अपने होटल के लिए निकल गए। हमने जो होटल बुक किया था उसका नाम था होटल प्राइड इन। तो अभी हमने 2 रात के लिए बुक किया था। उसके बाद सर्विसेज के हिसाब से हम लोग डिसीज़न लेंगे कि एक्सटेंड करना है या फिर होटल चेंज करना है। तो ये था हमारा श्रीनगर का पहला दिन। डे 2 में हमारा प्लान था श्रीनगर लोकल साइट सीइंग करने का। तो सबसे पहले हम लोग शंकराचार्य टेम्पल जाना चाहते थे, बिकॉज जो भी टूरिस्ट आते हैं वो सबसे पहले शंकराचार्य टेम्पल विजिट करके ही अपनी ट्रिप की स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस दिन महाशिवरात्रि थी तो मंदिर में जो लोकल ये गाड़ियाँ हैं इनको अलाउड नहीं था। बाकी अगर आप आ रहे हो तो आप सबसे पहले मंदिर से स्टार्ट कर सकते हो, शंकराचार्य मंदिर। ये ऊपर पहाड़ी पे महादेव जी का मंदिर है और यहाँ से पूरा श्रीनगर सिटी का, श्रीनगर घाटी का बढ़िया व्यू दिखता है। उसके बाद हम निकल गए मुग़ल गार्डन्स के लिए। श्रीनगर में मुग़ल गार्डन काफ़ी फेमस है। यहाँ पे 4 मेजर गार्डन्स हैं। सबसे पहले गए हम परी महल और इसका एंट्री टिकट 24 रुपीज़ पर पर्सन। ये गार्डन मुग़ल बादशाहों द्वारा बनाया गया था। ये जो चारों मुग़ल गार्डन हैं जो अभी हम जाएंगे, ये चारों मुग़ल बादशाहों द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको मुग़ल गार्डन बोलते हैं। उसके बाद गए हम चश्मे शाही। चश्मे शाही और परी महल एक ही रास्ते पे पड़ते हैं। इस गार्डन का जो ये नेचुरल स्प्रिंग्स है ये काफ़ी फेमस है। कहते हैं कि ये जो पानी है इसको जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, यहाँ का पानी वो मंगवाते थे दिल्ली। उसके बाद गए हम तीसरे मुग़ल गार्डन, निसात गार्डन। तो ये दूसरे रास्ते पे पड़ता है। ये सारे गार्डन दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे ही लग रहे थे और इनका एंट्री फ़ीस भी सेम ही था, 24 रुपीज़ पर पर्सन। हमने यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटो और वीडियोस वगैरह निकाले और काफ़ी सही लग रहे थे। फिर हम लोग थोड़ी देर इसी गार्डन में बैठ गए। उसके बाद हम आखिरी गार्डन पहुँचे, शालीमार गार्डन। इसका भी एंट्री टिकट 24 रुपीज़ ही था। तो ये भी अंदर से ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा था। तो इधर भी हम लोग थोड़ी देर पार्क में घूमे और ये एकदम डल लेक के जस्ट सामने था। वो सामने आप देख रहे हो वो डल लेक है। तो इधर थोड़ी देर घूमने के बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए। ये सारे गार्डन घूमने के बाद हम लोग को काफ़ी भूख लग गया था। फिर हमने शालीमार गार्डन के सामने ही
एक शॉप पे चाय और मैगी खाई और साथ में बिस्किट्स भी खाए, तो टेस्ट काफ़ी सही था। और मैंने कश्मीर की यहाँ की जो लोकल ड्रिंक है कहवा, वो भी ट्राई करी। शाम होने वाली थी और हम पहुँच गए लाल चौक। लाल चौक श्रीनगर का फेमस शॉपिंग मार्केट है। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है, तो हम भी थोड़ा शॉपिंग करने के लिए और ऐसी मार्केट में घूमने के लिए लाल चौक पहुँच गए। 200 में इधर कार्डिगन क्रॉप टॉप श्रग खाली 200। तो यहाँ पे वुलन क्लॉथ काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, लेडीज़ लोग के स्पेशली 200 रुपये से स्टार्ट हो रहे थे। थोड़े आगे चलने के बाद तो यहाँ पे 100 रुपये में भी ब्लेज़र मिल रहे थे। आपको बताओ, 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया। अच्छा लग रहा है वैसे। और ये है लाल चौक का फेमस क्लॉक टावर, हिस्टोरिकल क्लॉक टावर। और जैसे ही शाम हुई पूरा लाल चौक मार्केट एकदम रोशनी में डूब गया और काफ़ी शानदार लग रहा था। तो ये था हमारा कश्मीर का डे 2। हमने आज लोकल श्रीनगर की साइट सीइंग करी और हमारा डल लेक का प्लान अभी नहीं है। अगर आपके पास कम दिन का ट्रिप है तो आप इवनिंग में शिकारा राइड भी कर सकते हो डल लेक में, जो यहाँ का बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हमारा शिकारा राइड करने का लास्ट दिन प्लान है, तो उस दिन हम लोग शिकारा राइड करेंगे और हाउस बोट में भी तभी रुकेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग निकले सोनमर्ग के लिए। श्रीनगर से सोनमर्ग ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स है और पहुंचने में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो सोनमर्ग में मोस्टली टूरिस्ट डे ट्रिप ही करते हैं, मीन्स सुबह जाके शाम को वापस श्रीनगर आ जाते हैं, और हम भी वही करने वाले हैं। शाम को हम वापस श्रीनगर ही हमारा स्टे है। सोनमर्ग में स्टे रुकने के ऑप्शन भी है, बट वहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट रुकते हैं। सोनमर्ग जो है वो जम्मू कश्मीर के गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और श्रीनगर से सोनमर्ग जाने का रास्ता बहुत ही शानदार है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट सोनमर्ग से 1 घंटा निकलने के बाद रास्ते में ही किया। यहाँ पे ये इंडस रिवर है, इस रिवर के किनारे बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी इस टाइम पे। तो लगभग 2 घंटे का सफ़र करके हम लोग सोनमर्ग से पहले एक जगह है गगनगीर, वहाँ पहुँच गए। तो जब विंटर में हैवी स्नोफॉल होता है सोनमर्ग में, तो जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनको यहीं पे रोक देते हैं, आगे अलाउ नहीं करते। तो यहाँ से फिर यहाँ की जो लोकल टैक्सीज़ है, चेन टैक्सीज़ है, उन्हीं को आगे अलाउ करते हैं। तो काइंड ऑफ ये लोकल यूनियन इन लोग का है, लोकल को सपोर्ट करने के लिए। तो अभी हम जब हम गए तो उस टाइम पे भी स्नोफॉल हुआ था 2-3 दिन से, बट लकीली जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उस टाइम पे रास्ता ओपन कर दिया था, तो हमारी गाड़ी को आगे अलाउ कर दिया। श्रीनगर से सोनमर्ग का आपका टैक्सी का चार्ज लगभग आप इंडिविजुअल अगर करोगे तो 3000 से 3500 तक पड़ता है। हालांकि हमने तो पूरा पैकेज ले रखा था, तो हमें इस सब की कोई टेंशन नहीं थी। आप भी आओ तो आप पैकेज ले सकते हो, अगर आपका लॉन्ग ट्रिप है तो पैकेज बेटर रहता है। गगनगीर से सोनमर्ग का रास्ता बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली जब हम जिस दिन गए थे उस दिन वो रास्ता बंद कर दिया था, और यहाँ से ना सोनमर्ग के लिए टनल बन रही है, मोर टनल। तो उस दिन उस टनल से हमको जाने दिया, और ये इस टनल में पहली बार गाड़ियों को अलाउ किया था उस दिन। ये टनल कुछ 5 to 6 किलोमीटर लंबी है और ये डायरेक्ट आपको सोनमर्ग में ही छोड़ेगा। मतलब जब आप निकलोगे तो आप डायरेक्ट सोनमर्ग में पहुंचोगे। जिस टनल में गए थे ये इमरजेंसी टनल है, तो जो मेन टनल है वो इसके जस्ट बगल में है, तो जिसका अभी तक पूरा काम हुआ नहीं है, तो अंडर प्रोग्रेस है। इस टनल से सोनमर्ग की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और ये देखिए आपको डायरेक्ट ना ये सोनमर्ग में ही निकालेगी। लगभग 2.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग सोनमर्ग पहुंच गए थे, और यहाँ तो अलग ही, मतलब हर तरफ स्नो ही स्नो दिख रहा था। और यहाँ पे देखिए आप कितना स्नो है और कितना फ्रेश स्नो है।
मतलब अलग ही हेवन था ये। सोनमर्ग का बैकग्राउंड ब्यूटी जितनी शानदार है कि ये जगह फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रील बनवाने आते हैं, तो हमने भी कुछ रील बनवाई भैया से। तो चार्जेज ये लोग 250 रुपीज़ पर रील का ले रहे थे। बाकी हालांकि स्टार्टिंग में इन्होंने 500 मांगा था, तो आपको बार्गेन करना पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज़ ये ज़्यादा बोलेंगे तो आपको बार्गेन करके उसको कम करानी पड़ेगी। तो हमने 2 या 3 रील के लिए बात किया और यहाँ पे इनसे 250 रुपीज़ में एक रील बनवाई। उसके बाद हम लोग मैगी खाने बैठ गए और पहाड़ों में ठंड में मैगी खाने का अलग ही अनुभव है। मतलब मैगी का टेस्ट इतना शानदार लगता है। फिर हमने चाय भी ली और चाय और मैगी का आनंद उठाया। सोनमर्ग में आप स्नो एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे स्लेज होता है, एटीवी राइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको ये राइड वाले मिल जाएंगे, तो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा बोलेंगे ये लोग। तो अगेन आपकी बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है, आपको बहुत कम कराना पड़ेगा। आप मान के चलिए कि 4 से 5 गुना ज़्यादा बोलेंगे, तो बार्गेनिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर हम थोड़ी देर स्नो में खेलते रहे। काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो थी और एकदम फ्रेश थी। यहाँ पे ये लोकल राइड वाले आपके पीछे ही पड़ जाएंगे। मतलब आप मना करते रहोगे लेकिन ये पीछे ही रहेंगे, तो आपको एकदम अपनी बात पे अडिग रहना है। बिकॉज़ इन लोग का भी वो नहीं है, गलती नहीं है। इन लोग को भी अपना घर चलाना है, तो इन लोग का मोस्टली टूरिज़्म पे ही डिपेंड करता है। और यहाँ पे प्लेन स्नो दिख रही थी, तो उन्होंने अपनी आर्ट दिखाई और अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख दिया। देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और शाम को फिर रिटर्न हम लोग को करना था, तो आज हमारा स्टे श्रीनगर में ही है, तो अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाकी आप यहाँ पे जो ये होटल देख रहे हो पीछे की तरफ में, यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो। बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप श्रीनगर में नाइट स्टे करो। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा होता है रात को, और दूसरा ये होटल भी बहुत महंगे हैं। तो फिर हमने प्यारी सी मेमोरीज़ के साथ सोनमर्ग को बाय बाय किया और निकल गए श्रीनगर के लिए। पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। और यहाँ पे डल लेक के किनारे मकई पॉइंट है, वहाँ के बारबेक्यू काफ़ी फेमस है। तो हम लोग फिर सोचे कि आज इधर ट्राई करते हैं, तो हम लोग इधर बारबेक्यू खाने आ गए थे। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो आप अगर आओ तो आप भी मकई पॉइंट में यहाँ के बारबेक्यू ट्राई कर सकते हो। उसके बाद निकल गए हम अपने होटल की ओर। और हमने जो होटल 2 नाइट के लिए बुक कराया था वो काफ़ी सही होटल लगा हमको, तो हमने उसका 2 रात और एक्सटेंड कर दिया हमने। तो अभी 4 नाइट के लिए हमने होटल बुक कर लिया है, तो अभी हम वहीं पे ही जा रहे हैं। तो ये था हमारा ट्रिप का डे 3। तो चलिए फिर मिलते हैं डे 4 में। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था दूध पथरी जाने का। ये भी कश्मीर का एक ऑफ बीट लोकेशन है। हालांकि अभी धीरे धीरे टूरिस्ट जाने लग गए हैं, लेकिन इस जगह के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। श्रीनगर से दूध पथरी 45 किलोमीटर्स है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता पहुंचने में। ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे में आप आराम से दूध पथरी पहुंच जाओगे। हमने ब्रेकफास्ट श्रीनगर में ही कर लिया डल लेक के किनारे, और उसके बाद फिर निकल गए। रास्ते में हमको ये एप्पल के बहुत सारे ट्री दिखे। सो इनका कटिंग हो गया है, तो अभी धीरे धीरे फूल आएंगे और फिर अक्टूबर नवंबर में एप्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग 1.5 घंटे के बाद हम लोग दूध पथरी पहुंच गए। इधर का मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत फेमस है, तो आपको जगह जगह पे ऐसी स्टॉल मिलेगी जो मक्के की रोटी और सरसों का साग दे रहे होंगे, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम पार्किंग पॉइंट पे पहुंच गए थे, और यहाँ पे फिर घोड़े वाले हमारे पीछे पड़ गए। वो हमको यहाँ के लोकल टूरिस्ट प्लेसेस दिखा रहा था कि कहाँ कहाँ ये लोग घुमाएंगे घोड़े पे बैठा के, उनकी जगह दिखा रहा था। ये लोग पैसा बहुत ज़्यादा मांग रहा था, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ पर पर्सन। तो अगेन आपको बार्गेन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने काफ़ी बात करने के बाद 500 रुपीज़ में माना हो। तो यहाँ से 3 किलोमीटर्स दूर सालीगंगा रिवर करके है, तो वहाँ तक ये लोग लेके जाते हैं, और रास्ते में आपको कुछ कुछ चीज़ें और दिखाएंगे। बाकी घोड़े पे राइड करके मज़ा बहुत आ रहा था। ये जो जगह है इसको जिगजैग बोलते हैं। यहाँ पे आलिया भट्ट का जो राजी मूवी था उसका शूटिंग यहीं पे हुआ था, तो उसके बाद से ये जगह काफ़ी फेमस हो गई। उसके बाद ये दूसरी जगह है, इसको धोबी घाट बोलते हैं।
पता नहीं बोलते क्यों है, लेकिन काइंड ऑफ घोड़ा पड़ाव था यहाँ पे। घोड़े को पानी पीने के लिए थोड़ी देर के लिए खड़ा कर देते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए मेन पॉइंट सालीगंगा रिवर, और यहाँ पे तो अलग ही लग रहा था। देखिए बीच में नदी बह रही है और दोनों तरफ बर्फ़, मतलब अलग ही दुनिया में थे ये। हमने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, वीडियो बनवाई और जस्ट मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे, बिकॉज़ ये अनरियल लग रहा था ये जगह। कुछ कुछ जगह पे तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा गहरी थी, देखिए कितना अंदर पैर जा रहा था। लगभग 2 से 3 घंटे हमने यहाँ पे बिताए और पता ही नहीं चला कब टाइम चला गया। और उसके बाद हम लोग ने चाय मैगी खाने के लिए रुके, और यहाँ पे हमारे जूते भी गीले हो गए थे, तो थोड़े बहुत सुखाए। तो चाय मैगी खा के हम लोग फिर वापस रिटर्न हो लिए। ये थे घोड़े वाले भैया जो हमारे साथ गए थे। यहाँ पे स्लेज का जो प्राइस था वो सोनमर्ग से काफ़ी सस्ता था, 200 रुपीज़ में था। तो हमने यहाँ पे फिर स्लेज भी किया। ये मिडोज है, समर में यहाँ पे पूरा ग्रीन हो जाता है, तो उस टाइम पे अलग ही शानदार लगता है। शाम होने वाली थी तो हम इस खूबसूरत सी जगह को बाय बाय बोल के फिर निकल गए श्रीनगर के लिए। आज का दिन हमारा यहीं पे एंड होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। तो आज हमारा है डे 5 कश्मीर में, और अभी हम निकल रहे हैं गुलमर्ग के लिए। हमारा नाइट स्टे गुलमर्ग में ही है, तो हमने होटल से चेकआउट ले लिया। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, हम लोग यहाँ पे 4 नाइट रुके और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। इसका डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो अगर आप बुक करना चाहते हो तो ये देख सकते हो। आज श्रीनगर में मौसम भी पूरा क्लाउडी हो रखा था, तो हम तयासिर भाई बोले कि ऊपर स्नोफॉल होने के चांसेस भी है। तो हम तो एकदम खुश हो गए थे कि हाँ, स्नोफॉल देखने के लिए जा रहे थे, तो काश मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। श्रीनगर से गुलमर्ग लगभग 50 किलोमीटर है, और आपको यहाँ पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा। गुलमर्ग जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और ये फेमस स्कीइंग डेस्टिनेशन है। तो पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पे स्कीइंग सीखने आते हैं। ब्रेकफास्ट हमने रास्ते में ही किया था, बीच में एक ढाबे पे। लगभग 1 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए तंगमर्ग। तो तंगमर्ग से फिर आपकी गुलमर्ग की चढ़ाई स्टार्ट होती है। तो जब अगर गुलमर्ग में ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो अगेन यहाँ पे भी गाड़ियाँ तंगमर्ग से आगे जाने नहीं देते, यहीं पे रोक देते हैं। फिर यहीं से आपको दूसरी गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। बट अगेन टुडे हमारी किस्मत फिर से अच्छी थी कि आज गाड़ियों को अलाउ कर रहे थे ऊपर। यहाँ पे एक फेमस वाटरफॉल भी है, ड्रंग वाटरफॉल, जिसका रास्ता तंगमर्ग से साइड से जाता है। तो तंगमर्ग से वो लगभग 3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो। हम लोग वो कल वापसी में रिटर्न में करेंगे। लगभग 2 घंटे के बाद हम पहुँच गए गुलमर्ग, और जैसे ही हम पहुँचे स्नोफॉल हो रहा था, तो हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। यहाँ पे हमको दूसरा टैक्सी करना पड़ा, बिकॉज़ जो हमारा होटल था वो काफ़ी अंदर में था, और हमारी टैक्सी वहाँ पे जा नहीं पा रही थी, मतलब अलाउ नहीं कर रहे थे। अगेन इन लोगों ने फिर ये बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, 2500 रुपये मांग रहे थे 3 किलोमीटर का। बट हमने बार्गेन कर आके फिर 1000 रुपये में मनवाया। तो ये है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी आपसे बोलेंगे, तो आपको बार्गेनिंग जितना आप कर सकते हो उतना आपको करना पड़ेगा। हमने जो होटल बुक किया है वो JKTDC प्रॉपर्टी है, और ये बेसिकली हट है। हमने 1 BHK हट बुक किया है। तो हट नंबर जानने के लिए पहले हमको इनके क्लब हाउस जाना पड़ेगा, वहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी। तो अब अभी हम क्लब हाउस ही पहुँच गए हैं। तो आप अगर इनकी प्रॉपर्टी बुक करते हो तो आपको फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे क्लब हाउस में आके यहाँ से आपको हट नंबर वगैरह लेना पड़ेगा। बाकी इतनी मस्त स्नोफॉल हो रही थी तो वॉक करने में भी मज़ा ही आ रहा था। तो हट नंबर लेने के बाद हम लोग निकल गए अपनी हट के लिए। हमारी हट का नंबर था 501, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो पहुंच गए हम लोग अपनी हट, और यहाँ के जो केयर टेकर है चाचा, जिनको चाचा बोलते हैं सब लोग, उन्होंने हमारा सामान अंदर ले जाने में मदद किया। और बाकी ये था हमारा हट 501, और यहाँ पे भी देखिए कितना ज़्यादा स्नो हो रखा था। इनके हट्स की काफ़ी डिमांड रहती है, तो आपको वेल इन एडवांस ही बुकिंग करनी पड़ेगी। आपको 1.5 या 2 महीने पहले से बुक करना पड़ेगा। तो बुक करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है JKTDC की वेबसाइट से आप जाके बुक कर सकते हो। वो मैं आपको डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी जाके डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे पहुँच सकते हो। बाकी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा लगा। इन लोगों ने रूम के साथ एक हॉल है, किचन भी दिया हुआ है, और एक बाथरूम है, और ये साथ में गर्म हीटर भी दिया हुआ था। इस हट का हमारा चार्ज पड़ा 4000 रुपीज़ पर नाइट, और ये वेरी करता रहता है। कभी आपको
सस्ता मिल जाएगा, कभी 5000 भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि सीज़न कौन से सीज़न में आप आ रहे हो। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकल गए गुलमर्ग एक्सप्लोर करने। गुलमर्ग का गोंडोला राइड वर्ल्ड फेमस है, जो सेकंड हाईएस्ट गोंडोला राइड है। बट हम जैसे हमारा आज नाइट स्टे है तो हमारा वो कल करने का प्लान है। अभी हम ऐसे लोकल गुलमर्ग घूम रहे हैं। यहाँ पे आप काफ़ी सारी स्नो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे स्लेज हुआ, स्कीइंग हुआ, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटी चलती रहती है जो आप कर सकते हो। यहाँ पे स्कीइंग सीखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और यहाँ पे एक स्कीइंग इंस्टीट्यूट भी है। स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो रहा था और हम स्लेज का आनंद ले रहे थे। यहाँ पे स्लेज ये लोग ऑलमोस्ट 100 से 200 के बीच मान जाएंगे। आपको बोलेंगे लोग 500 का, अगेन आपको बार्गेन करके कम कराना पड़ेगा। अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं, यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है, तो हम लोग स्लेज से ही जा रहे हैं वहाँ पे। तो आप यहाँ पे महादेव जी का मंदिर आ सकते हो, यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। उसके बाद इवनिंग में आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे लोकल मार्केट भी है, खाने पीने का भी काफ़ी सारी है चीज़ें यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो आप। यहाँ का एक इग्लू कैफ़े भी फेमस था, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ नहीं तो वो ऐसा बन नहीं पाया। बाकी यहाँ पे एक दूसरा ये इग्लू कैफ़े बना हुआ है जो पूरा कांच से बंद है, तो आप यहाँ पे आके ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और स्नोफॉल तो पूरा दिन से हो ही रहा है, तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया आज तो। हट्स के आसपास खाने पीने का रेस्टोरेंट्स का थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो हट में डिलीवरी करता है, लेकिन मौसम ख़राब होता है या स्नोफॉल वगैरह में वो लोग फिर डिलीवरी नहीं करते हैं। तो इसलिए आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आप हट में रुक रहे हो तो आपको डिनर करने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। तो हमने डिनर किया मियासा में, जो यहाँ का काफ़ी अच्छा लग रहा था रेस्टोरेंट, एम्बियंस वगैरह काफ़ी अच्छा था इसका। तो अर्ली डिनर करके हम लोग फिर अपने होटल चले गए। तो इस तरह हमारा डे 5 एंड हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं डे 6। डे 6 में जब हम उठे तो हमको कुछ ऐसा नज़ारा मिला। मॉर्निंग से काफ़ी मस्त स्नोफॉल हो रहा था। फिर हम रेडी होके होटल से चेकआउट लेके अभी हम निकल गए हैं गोंडोला के लिए। गुलमर्ग का गोंडोला राइड जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट और सेकंड हाईएस्ट केबल कार है। इसकी बुकिंग आपको खाली ऑनलाइन ही करवा सकते हैं। यहाँ पे जाके बुकिंग अभी नहीं होती है, आपको ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ेगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों का बुकिंग आप इधर को ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। यहाँ पे भीड़ काफ़ी रहता है मोस्टली, तो हम लोग भी लाइन में लग गए थे। लगभग आधे घंटे के बाद हमारा नंबर आया और हम फिर हमारी गोंडोला आ गई। और जो रास्ते में सफ़र था सच में बहुत ही शानदार था। मीन्स वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये। दोनों तरफ आपको स्नो ही स्नो दिख रहा है, दूर तक पूरा सफ़ेद चादर बिछा हुआ है। तो हमने फेज़ 1 तक का बुकिंग करवाया है, तो फेज़ 1 का पर पर्सन 750 अराउंड पड़ता है। और अगर आपको फेज़ 2 जाना है जो कि एकदम टॉप पे है, अफारवत पहाड़ी के टॉप पे है, तो उसका आपको अलग से 1000 रुपीज़ देना पड़ता है। तो वो अभी जैसे विंटर टाइम में हम लोग गए थे, इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पे भी काफ़ी बर्फ़ था, स्नो था, तो ऊपर जाने का उतना कोई मतलब नहीं था। वो आप समर में जा सकते हो क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में नीचे स्नो नहीं मिलेगा, आपको ऊपर स्नो मिलेगा, तो वो उस टाइम पे जाने के लिए बेटर है। इसलिए यही सोच के हमने खाली फेज़ 1 तक का ही बुकिंग किया। फेज़ 1 पे आप स्कीइंग का एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कीइंग के ट्रेनर रहते हैं, तो आप ये एक एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ पे दूर तक स्नो काफ़ी फ्रेश गिरा हुआ था। यहाँ पे आपको खाने पीने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, मैगी, चाय, ऑमलेट, मोमोज़ वगैरह यहाँ पे रहता है। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन आपको मिल जाता है। यहाँ पे स्नो इतना गहरा था, हम लोग फिर यहाँ पे खेलने लग गए थोड़ी देर के लिए। और ये जो आप सामने टावर देख रहे हो, ये फेज़ 2 की ओर जाता है रास्ता। देखिए आप सामने जो है टॉप की पहाड़ी पे तो इतना बादल गिरा हुआ है कि दिख भी नहीं रहे टावर आधे। तो लगभग 2 से 3 घंटे बिताने के बाद हम लोग वापसी के लिए रवाना हो गए। आप यहाँ पे नीचे गोंडोला से भी जा सकते हो या फिर स्लेज करके भी आप जा सकते हो, स्लेज या स्कीइंग करके भी जा सकते हो। तो फेज़ 1 पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, स्लेज करके आपको 7 किलोमीटर्स तक नीचे लेके जाएंगे। तो आज हमारा रिटर्न है श्रीनगर को। गुलमर्ग का वहाँ एक नाइट का स्टे था और बहुत ही शानदार सा स्टे। तो अभी हम वापस श्रीनगर के लिए निकलेंगे। रिटर्न में हम तंगमर्ग से ड्रंग वाटरफॉल देखने के लिए भी निकल चुके हैं। तो तंगमर्ग से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है
तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये है ड्रंग वाटरफॉल। तो ये विंटर अट्रैक्शन बोलते हैं इसको। विंटर में ये पूरा फ्रोज़न हो जाता है और बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज ये फ्रोज़न नहीं था, थोड़ा बहुत साइड से फ्रोज हो रखा था। बाकी ठीक है, आप ये देख सकते हो। बाकी समर में आप अगर स्किप भी करो तो भी चलेगा। यहाँ पे आपको आने के लिए अलग से टैक्सी करना पड़ेगा। जो आपका खुद का गाड़ी है उनको यहाँ पे अलाउ नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे जो लोकल यूनियन है उन लोग का ही गाड़ी चलता है। तो तंगमर्ग से आपको गाड़ी चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपको ATV करना है, ATV का इधर 2500 रुपीज़ लगता है फिक्स, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगा है। और आप गाड़ी करोगे तो गाड़ी का भी आपको मिनिमम 800 से 1000 रुपीज़ ले ही लेगा। तो लगभग 1 घंटे के बाद हम पहुँच गए श्रीनगर। और आज हमारा जो स्टे है वो डल लेक के पास ही है। हम रुके थे होटल लोवुड इन में, जो घाट नंबर 6 के पास ही था। नेक्स्ट डे हम लोग निकले पहलगाम के लिए। श्रीनगर से पहलगाम लगभग 90 किलोमीटर्स है। पहलगाम पहुंचने के लिए आपको लगभग 3 घंटे लग जाएंगे श्रीनगर से। रास्ते में हम लोग पंपोर होके निकले। तो ये जो फील्ड्स है ये केसर की फील्ड्स है। तो पंपोर जो है अपने केसर के लिए फेमस है। पंपोर पे रुक के हमने यहाँ की जो लोकल फेमस ड्रिंक है कहवा वो ट्राई करी। और यहाँ की जो फेमस केसर है वो हमने घर के लिए पैक भी कराई। केसर और अखरोट हमने लिया। साथ में यहाँ के फेमस मामरा बादाम भी हमने पैक करवा लिए। उसके बाद हम पहुँचे सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो है बैट फैक्ट्री। तो यहाँ पे इस एरिया में जो क्रिकेट के बैट है इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से बैट डिलीवर होते हैं। तो यहाँ का जो ये ट्री है, विलो ट्री, इससे बैट तैयार होता है। हमने पूरा बैट की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस देखी, कैसे बैट की लकड़ी ड्राई होने से एंड प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है। और ये यहाँ से जो बैट है पूरे इंडिया में क्रिकेट टीम्स जो है, स्टेट की टीम हुई या इंडियन टीम्स के प्लेयर्स के भी बैट यहाँ से बन के जाते हैं। इनका ऑल इंडिया डिलीवरी भी होता है बैट का। तो आप इनसे बैट मंगवा भी सकते हो। मात्र 100 रुपीज़ पर बैट डिलीवरी चार्ज रहता है इनका। उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद हम पहलगाम की बाउंड्री के अंदर पहुंच गए। और जैसे ही हम पहुंचे यहाँ पे बारिश हो रहा था, काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा था। ये है पहलगाम का मेन मार्केट एरिया। यहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर के 2 बज गए थे। तो हम लोग सीधा फिर लंच करने ही चले गए यहाँ के एक फ़ेमस दाना पानी रेस्टोरेंट में, जो कि एक पंजाबी रेस्टोरेंट है। उसके बाद हम अपने होटल में चेक इन कर लिए। हम लोग जिस होटल में स्टे कर रहे हैं उसका नाम है ग्रैंड हेरिटेज, और ये लिद्दर रिवर के एकदम बगल में ही है। इसका हमें चार्ज पड़ा 2000 रुपीज़ पर नाइट 2 लोगों के लिए। पहलगाम जब आप आते हो तो आपको कम से कम यहाँ पे 1 नाइट का स्टे तो करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे से घूमना है। तो पहले दिन आप बाइसरन वैली जा सकते हो। हम लोग का वही प्लान था, लेकिन सुबह से इतना तेज़ बारिश हो रहा था यहाँ पे, और अभी धीरे धीरे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था। तो बाइसरन वैली जो है घोड़े से जाया जाता है, लेकिन बारिश में ना उधर पूरा कीचड़ हो जाता है रास्ते में, तो हमने वो फिर स्किप कर दिया। बाइसरन वैली को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं, तो आप वो प्लान कर सकते हो। तो हमने सोचा होटल से बैठ के बालकनी से स्नोफॉल का आनंद लेते हैं, जो भी ये भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। तो और स्नोफॉल धीरे धीरे तेज़ भी हो गई थी यहाँ पे, ये देखिए। इस होटल का अच्छा बात ये लगा कि ये मार्केट से थोड़ा बाहर की साइड में था, और यहाँ पे एकदम रिवर का आवाज़ साफ सुनाई दे रहा था। और देखते ही देखते पूरा जो एरिया था सफ़ेद चादर से ढक गया था, मतलब कोई मूवी के सीन से कम नहीं लग रहा था ये। फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और शाम को बाहर में ही डिनर करके फिर हम आज का दिन यहाँ पे एंड किया। अगले दिन सुबह आँख खुली इस नज़ारे के साथ। पूरी रात स्नोफॉल हुआ था कल, और ये देखिए कितना ज़्यादा स्नो है इधर। आज हमारा प्लान था यहाँ की फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जाने का, ABC, जिसको आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको आपका जो पर्सनल गाड़ी है वो अलाउ नहीं करेंगे। इधर में आपको इधर का लोकल यूनियन का गाड़ी लेना पड़ेगा। और यहाँ का अच्छा बात यह है कि यहाँ का जो रेट है वो फिक्स है। इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं कि आपको कोई लूट लेगा या ज़्यादा बोल लेगा, फिक्स रेट रहता है। तो हमने डिज़ायर बुक करी 4 सीटर, जिसका चार्जेस था 2300।
और हमारे साथ होटल में एक और कपल थे, तो हमने उनके साथ शेयरिंग कर लिया। तो इसे आप मतलब पैसा बचाना चाहते हो तो आप शेयरिंग कर सकते हो। और यहाँ पे हर जगह आपको 1-1 घंटा मिलेगा, तो हर तीनों जगह पे 1 घंटा ही आप स्पेंड कर सकते हो। अगर उससे आप ज़्यादा रुकते हो तो आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो हर घंटे का अलग से आपको 400 एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। सबसे पहले हम पहुँचे बेताब वैली, जो सनी देओल की मूवी थी बेताब, वो उसका शूटिंग इधर ही हुआ था, तो उसके नाम पे इस वैली का नाम बेताब वैली पड़ गया। वहाँ पे इस क्यूट सी पश्मीना बकरी के साथ फ़ोटो खिंचवाया। फिर थोड़ी देर इस वैली के अंदर ही ऐसे ही वॉक कर रहे थे, और सच में आप मतलब बहुत ही शानदार नज़ारे लगते हैं इधर। आपको यहाँ पे 1 घंटा कम पड़ जाएगा। उसके बाद हम निकल गए चंदनवाड़ी के लिए। बेताब वैली और चंदनवाड़ी एक ही रास्ते में पड़ता है, और आरू वैली जो है दूसरे रास्ते में पड़ता है। तो चंदनवाड़ी में हम एकदम टॉप पे नहीं जा पाए, क्योंकि आगे रास्ता बंद था स्नोफॉल की वजह से। तो इससे पहले ही एक स्पॉट था, उधर ही हम लोग को रोक दिया। यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, और फिर हम तीसरी जगह पहुँच गए, आरू वैली। तो ये जगह उतना कुछ खास लगा नहीं, बिकॉज उतना यहाँ पे कुछ था नहीं। बेताब वैली और चंदनवाड़ी फिर भी काफ़ी अच्छा था। और चंदनवाड़ी जो है वहाँ से जो पावन अमरनाथ यात्रा होती है वहीं से स्टार्ट होती है वो। तो उसके बाद हमने अपना टैक्सी पकड़ा और फिर निकल गए वापस श्रीनगर के लिए। रास्ते में एक ही मार्केट था, यहाँ का सूजी का हलवा और पराठे बहुत फेमस हैं, तो हमने यहाँ का थोड़ा ट्राई किया। और ये जो मार्केट है ये बजरंगी भाईजान मूवी में भी दिखाया गया है, काफ़ी फेमस मार्केट है ये। यहाँ पे टॉप पे ये जो दरगाह दिख रही है, यहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी का एक फेमस गाना है, उसका शूटिंग इसी दरगाह में हुआ था। उसके बाद हम रुके एप्पल वैली में। इस एरिया में खूब सारे एप्पल के फार्म्स थे, तो अभी एप्पल के पेड़ों पे कटिंग हो गया था, ये नकली एप्पल लगा रखे थे। तो ये धीरे धीरे इस पर फूल आएंगे, और अक्टूबर-नवंबर तक यहाँ पे फुल ऑन एप्पल लग जाएंगे। और इनके पास यहाँ पे लोकल एप्पल से बने हुए काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी थे, जैसे अचार, मुरब्बा वगैरह। तो ये भी आप ले सकते हो। हम लोग को भैया ने टेस्ट भी कराया। और एप्पल की एक न्यू यूनिक वैरायटी गोल्डन एप्पल भी हमने ट्राई किया। और हमने यहाँ पे फ्रेशली मेड एप्पल जूस ट्राई किया, और इसका टेस्ट तो बहुत ही शानदार था। आप इस तरफ आओ तो एप्पल का जूस ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद इवनिंग में हम पहुँच गए श्रीनगर, और आज हमारा स्टे जो है वो है बोट हाउस में। तो ये भी अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। तो हम लोग आज हाउस बोट में रुकने वाले हैं। तो हम लोग को घाट से बोट लेने आ गया था, तो पिकअप और ड्रॉप कॉम्प्लीमेंट्री रहता है हाउस बोट वालों की तरफ से। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। हम जिस हाउस बोट में रुके थे उसका नाम था अल्ताफ ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स। तो इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, और हम लोग को चार्ज पड़ा 2300 पर नाइट फॉर 2 पर्सन। तो ऐसा था कुछ हाउस बोट हमारा, काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्लीन था। तो इसका फुल रिव्यू मैंने दूसरी वीडियो पे डाल रखा है, तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हो। उसके बाद इवनिंग में हम शिकारा राइड पे निकल गए। तो शिकारा राइड के लिए यहाँ पे अगेन आपसे बहुत महंगा चार्ज करेंगे, वो बहुत ज़्यादा मांगेंगे, 1500 पर आवर तक मांग सकते हैं। आपको बार्गेनिंग स्किल दिखानी पड़ेगी और कम करना पड़ेगा। हमने बात करवा के 600 रुपीज़ तक लेके आए पर आवर के हिसाब से। तो हमने 1.5 आवर का बुक किया था, तो हम लोग का कुछ चार्ज पड़ा अराउंड 900 रुपीज़। इधर राइड में आपको रास्ते में फ्लोटिंग कैफ़े भी मिलेंगे, और चाय वगैरह का भी, चाय कॉफ़ी कहवा वगैरह के भी बोट के अंदर ही शॉप, चलती फिरती शॉप मिलेगी। तो ये अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इवनिंग में शिकारा राइड करने का अलग ही अनुभव है। सनसेट बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ से। यहाँ पे लेक के अंदर आपको एक बड़ा सा मार्केट भी मिलेगा, जिसको मीना बाज़ार बोलते हैं। इधर में आप शॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे बोट के ऊपर शॉप्स हैं, बट ये थोड़ा कॉस्टली आपको मिलेगा इधर कपड़ा, लेकिन आप कर सकते हो शॉपिंग इधर। लेक के अंदर आपको बहुत सारे घर भी मिलेंगे, लोग उसमें लिटरली रहते भी हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है इधर में। इवनिंग के टाइम में कलरफुल हाउस बोट्स बहुत ही प्यारी लगेगी आपको। अगर कश्मीर आ रहे हो आप, तो हाउस बोट स्टे और शिकारा राइड ये तो बिल्कुल ही मिस मत करना आप। ये अपने आप में बिल्कुल ही यूनिक एक्सपीरियंस है। हमारे जो हाउस बोट चार्जेस थे उसमें खाना इंक्लूडेड नहीं था, तो हम लोग डिनर बाहर ही किए। वैसे हाउस बोट में ये लोग बहुत महंगा खाना देते हैं, तो बेटर यही रहता है कि आप बाहर ही हाउस लाइक डल गेट के बाहर आके और बाहर ही डिनर करके वापस जा सकते हो।
इवनिंग के टाइम डल लेक के बाहर ये छोटा मार्केट लगता है, तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। काफ़ी यूनिक वैरायटीज़ के आइटम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो आज है डे 9, हमारा लास्ट दिन कश्मीर ट्रिप का। तो ये है हाउस बोट का सुबह का नज़ारा, एकदम शांति सी हो रखी है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा स्टे था हमारा हाउस बोट का। तो इनका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप बुक कराना चाहो तो करवा सकते हो। अच्छा एक्सपीरियंस था ये। हमने ब्रेकफास्ट हाउस बोट में ही किया और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए यहाँ से निकल के अभी हम जाएंगे शंकराचार्य टेम्पल, जो महादेव जी का टेम्पल है। तो मोस्टली टूरिस्ट वहाँ पे पहले दिन जाते हैं, लेकिन जिस दिन हम आए थे उस दिन महाशिवरात्रि थी और उधर बहुत भीड़ था, तो उस दिन हम जा नहीं पाए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। हम लोग का फ़्लाइट शाम को है, तो हमारे पास अभी टाइम है। तो अभी हम सुबह वहीं दर्शन करने जा रहे हैं। शंकराचार्य टेम्पल जो है वो शंकराचार्य पहाड़ी के टॉप पे है और ये श्रीनगर में ही है, डल लेक के सामने ही है। तो आपको मंदिर का जो गेट है वहाँ तक गाड़ियाँ जाती है, लेकिन वहाँ से आपको फिर ऊपर एकदम टॉप मंदिर तक स्टेयर से जाना पड़ेगा। यहाँ से लगभग 250 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे एकदम ऊपर मंदिर परिसर में काफ़ी ज़्यादा शांति है, मतलब उतना शोर शराबा आपको नहीं मिलेगा। और ये है मेन मंदिर में दर्शन करने के बाद आप गुरु शंकराचार्य तपस्या स्थल जो था वो आप देख सकते हो, जो मंदिर के जस्ट बगल में ही है। यहाँ से आप पूरी श्रीनगर सिटी का 360 व्यू देख सकते हो। काफ़ी शानदार लग रहा था यहाँ से। ये देखिए पूरा श्रीनगर सिटी यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ पे गौरी कुंड है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आप कोई भी कॉइन डाल के इच्छा मांगोगे तो वो आपकी पूरी होती है। फिर आ गए वापस हम नीचे अपनी गाड़ी के पास। तो अभी हम लंच करने जा रहे हैं आहदूस में, जो कि यहाँ का श्रीनगर का फेमस और सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। ये लाल चौक के अंदर है। अगर आपको ऑथेंटिक कश्मीरी डिशेस ट्राई करनी है तो आप इस जगह पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको वाजवान की सारी डिशेज, इसके अलावा और भी कश्मीरी आइटम्स मिल जाएंगे। लंच करके लाल चौक मार्केट से होते हुए हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। तो ये था 9 डेज़ और 8 नाइट का हमारा कश्मीर ट्रिप। चलिए अभी बात करते हैं टोटल कॉस्ट जो हमारा लगा इन पूरे 9 दिनों में। अभी मैं बताऊंगा टोटल जो खर्चा हुआ ओवरऑल हमारा ट्रिप पे। तो सबसे पहले होटल की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग की 4 जो नाइट थी हम लोग श्रीनगर में रुके थे होटल प्राइड इन में, तो उसका हमारा 2500 के हिसाब से 10,000 रहा। और फिर 1 नाइट हमने स्टे किया गुलमर्ग हट में, उसका 4000 हमने दिया। और फिर रिटर्न में हम 1 नाइट रुके थे श्रीनगर में अगेन लोवुड इन में, जिसका 1500 रुपीज़ था। और फिर पहलगाम में हम 1 नाइट रुके थे होटल ग्रैंड हेरिटेज में, जिसका 2000 था। लास्ट में हम हाउस बोट में रुके थे। तो टोटल हमारा ऑलमोस्ट 20,000 पड़ा। चलिए अभी बात करते हैं टोटल ट्रांसपोर्ट के खर्चे की। तो हमने 9 डेज़ और 8 नाइट का पूरा पैकेज लिया था कश्मीर कार रेंटल से। सो हमारा 18,000 का था। और फिर पहलगाम में ABC जो थी जगह, वहाँ पे हमने 2300 का दिया। फिर ड्रंग वाटरफॉल गए थे, उसका अलग से टैक्सी था। और इसके अलावा इधर उधर का मिला के जो भी टैक्सी वैसे किया ऑलमोस्ट 5000 था। तो टोटल हमारा ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास पड़ा। अगर बात करें खाने की, तो हम लोग का टोटल 2 लोगों का अब लंच ब्रेकफास्ट डिनर मिला के 700 पर डे के हिसाब से 9 डेज़ का ऑलमोस्ट 6300 रुपीज़ हम लोग को पड़ा। और इसके अलावा जो भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ थी, इसमें गोंडोला राइड्स, पोनी राइड, स्लेज राइड, ये सब मिला के ऑलमोस्ट 6000 रुपीज़ में एक्स्ट्रा पड़ा। तो ये टोटल 12,000 हो गया, आप मान लो। ये सब मिला के अगर टोटल अपन कॉस्ट देखें, ओवरऑल ट्रिप कॉस्ट देखें, तो हमारा स्टे का 20,000 हो गया और ट्रांसपोर्ट का 26,000 हो गया। इसके अलावा जो फूड था वो 6300 के आसपास हुआ। और जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ एडवेंचर एक्टिविटी थी वो थी 6000 रुपीज़। सो ओवरऑल मिला के ट्रिप का कॉस्ट हम लोग का ऑलमोस्ट 60,000 गया। इसमें कश्मीर में आने और वापस जाने का इंक्लूड नहीं किया हुआ है। वो आप जैसे भी आते हो ट्रेन, बाई रोड या फ्लाइट से, वो आप अलग से ऐड करके टोटल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी डाउट है कश्मीर ट्रिप को लेके, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे। हमने सभी जगह के डे वाइज डिटेल ब्लॉग भी बनाए हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।